हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में यूनिट थर्ड में कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं यूनिट 4 कार्ब धात्विक रसायन यानी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आज कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी परिभाषा को साथ में उनके नोमेनकल्चर पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युती यानी कि अपने से कम विद्युत ऋणता वाला अथवा धन विद्युती यानी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणुओं के साथ सीधे जुड़े हुए हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन परमाणु है वो अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व के परमाणुओं के साथ में सीधा जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन के अतिरिक्त। तो इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें इन यौगिकों के विरचन यानी उनके निर्माण के संबंधित संरचना, उनमें बंधन यानी बॉन्डिंग व अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कार्ब धात्विक रसायन यानी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। यहां कार्बन से तात्पर्य किसी कार्बनिक समूह के कार्बन से है, यानी कार्बन किसका है? तो ये है ऑर्गेनिक ग्रुप का है, कार्बनिक समूह का कार्बन है। इसलिए धातुओं के कार्बाइड, धातुओं के जो कार्बाइड है जैसे कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो भी धातुओं के कार्बाइड है तथा धातुओं के साइनाइड जैसे पोटेशियम साइनाइड है, कैल्शियम साइनाइड है, तो जो भी धातुओं के साइनाइड है या धातुओं के कार्बाइड है, ये कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। धातु कार्बोनिलों यानी धातु कार्बोनिल जैसे निकल कार्बोनिल जो है जिसका, और आयरन का कार्बोनिल है पेंटा कार्बोनिल आयरन है, टेंट्रा कार्बोनिल निकल है, इसी प्रकार यहाँ पे हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है। ये सब कार्बोनिल जो धातु कार्बोनिल है, इन सबको कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में गिना जाता है। इनको कार्ब धात्विक यौगिक माना जाता है। परिभाषा के अनुसार सोडियम इथॉक्साइड है और सोडियम एसीटेट है आदि कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम जो धातु है वो कार्बन से यहाँ पे सीधा बॉन्ड बना के नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना हुआ होता है। और यहाँ पर भी है जो सोडियम है ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ में बॉन्ड सीधा नहीं बना हुआ है। इस कारण ये है कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में धातु परमाणु तथा कार्बनिक समूह के कार्बन में सीधा बंध नहीं है। धातुओं की श्रेणी में यहाँ कुछ उन अधातुओं को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी विद्युत ऋणता है कार्बन की विद्युत ऋणता यानी कि 2.5 से कम होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता से कम जो अधातु है कुछ, उनको यहाँ पे धातुओं की श्रेणी में मान करके उनके जो कंपाउंड है उनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की श्रेणी में माना गया है, जैसे कि बोरोन के हैं, आर्सेनिक के हैं, सिलिकॉन के हैं। तो इनके जो यौगिक होंगे उनको भी यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की श्रेणी में माना गया है। सर्वप्रथम 1827 में डब्ल्यूसी जायसे ने एक कार्ब धात्विक यौगिक बनाया, यानी सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित जो यौगिक है वो यहाँ पे सबसे पहले 1827 में डब्ल्यूसी जायसे के द्वारा निर्मित किया गया, जो एथेन का प्लेटिनम संकुल है। ये जायसे लवण के नाम से जाना जाता है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है जायसे लवण की क्या संरचना है, कौन सा जायसे लवण है सर्वप्रथम खोजा गया या बनाया गया, यहाँ पे निर्मित प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा है? तो ये जायसे लवण कहलाता है। जायसे साल्ट है, इसकी संरचना आगे देख रहे हैं। ये इस प्रकार से जायसे लवण की संरचना है। यहाँ पे ये प्लेटिनम का
यौगिक है। प्लेटिन यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ में उपसंयोजक बंध बनते हैं और एक यहाँ पे एथिन लिगेंड के रूप में होता है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये एक उपसंयोजक यौगिक है, जिसमें यहाँ पे धातु परमाणु है वो कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो धातु यहाँ पे प्लेटिनम है और प्लेटिनम यहाँ पे इस कार्बन से बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में आता है। तो इसकी संरचना है यहाँ पे जायसी लवण की, महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। 1849 में एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने जिंक का कार्ब धात्विक यौगिक बनाया, जिसे फ्रैंकलैंड अभिक्रमक के नाम से जाना जाता है। ये डाइएथिल जिंक जो दिख रहा है आपको, फ्रैंकलैंड अभिक्रमक के नाम से जाना जाता है। सन 1900 में गिरनियर अभिक्रमक की खोज कार्बनिक संश्लेषण की बहुत उपयोगी रही है। 1900 के अंदर गिरनियर अभिक्रमक की खोज की गई और गिरनियर अभिक्रमक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। RMgX गिरनियर अभिक्रमक, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की श्रेणी में आता है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम जो धातु है वो R यानी कि एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। सन 1951 में फेरोसिन के संश्लेषण से कार्ब धात्विक यौगिकों की नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है। यहाँ पे जो आयरन है वो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है फेरोसिन के अंदर। तो इस प्रकार से ये सैंडविच यौगिक फेरोसिन ये भी एक कार्ब धात्विक यौगिक है। तो ये तो यहाँ पे कार्ब धात्विक यौगिक और कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण के लिए IUPAC के द्वारा प्रस्तावित नाम पद्धति प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य बिंदु हैं वो निम्न प्रकार से हैं। एक एक करके इनके पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा इनके नामकरण के। तो कुछ तो रूल हैं वो IUPAC के जो सिंपल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के हैं वही हैं, अल्फाबेट का नियम है, जैसे अल्फाबेट के हिसाब से ही नामकरण होगा यहाँ पे भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे इनके कुछ अलग से नियम हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला इसका नियम है, इनके सूत्र व नाम में कार्बनिक समूह को पहले तथा धातु को बाद में लिखा जाता है। नाम लिखते समय कार्बनिक समूह का नाम पहले, उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाता है। नाम टुकड़ों में नहीं लिखकर पूरा नाम एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। यहां पे जैसे यहाँ पे ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिख रहा है, इसमें कार्बनिक समूह फेनिल है। तो यहाँ पहले नाम फेनिल यानी कार्बनिक समूह का, उसके बाद में धातु यहाँ पे सोडियम का नाम, और ये पूरा नाम है वो एक ही शब्द में लिखा जाएगा। तो यहाँ नाम हो गया फेनिल सोडियम। इसी प्रकार जो सेकंड जो दिख रहा है इसमें यहाँ पे एथिल कार्बनिक समूह जो एथिल है, लेकिन एथिल कितने हैं? 2 हैं, तो डाई हो गया, डाई एथिल, और उसके बाद में धातु का नाम डाई एथिल मैग्नीशियम हो गया। पूरा का पूरा एक ही शब्द के अंदर नाम। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो दिख रहा है आपके 2 कार्बनिक समूह दिख रहे हैं इसमें, एक तो यहाँ पे फेनिल है, दूसरा यहाँ पे एथिल है, लेकिन अल्फाबेट में एथिल का नाम पहले आता है, ई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, फेनिल की पी से स्टार्ट होती है, इसलिए नाम लिखते समय एथिल पहले फेनिल बाद में, लेकिन पूरा नाम यहाँ पे एक ही शब्द में तो नाम हो जाता है एथिल फेनिल मैग्नीशियम। सेकंड रूल है इसका मिश्रित कार्ब धातु यौगिक। मिश्रित कार्ब धातु यौगिक के अंदर यहाँ है कि जो धातु परमाणु है वो कार्बनिक समूह के साथ साथ में अकार्बनिक भाग से या समूह से जुड़ा हुआ रहता है।
तो इसलिए इसको मिश्रित कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। तो इनके नामकरण में कार्बनिक समूह व धातु साथ साथ लिखे जाएंगे, एक ही शब्द में लिखे जाते हैं, तथा कुछ स्थान को छोड़ करके अकार्बनिक भाग का नाम लिखा जाता है। जैसे जो दिख रहा नाम, इसके नाम लिखते समय फेनिल मैग्नीशियम, यहाँ पे कार्बनिक समूह जो है वो फेनिल है और मैग्नीशियम धातु है, तो ये दोनों ही तो साथ साथ में लिखे जाएंगे, कार्बनिक समूह और धातु। तो या फेनिल मैग्नीशियम हो गया, कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया, उसके बाद में जो अकार्बनिक भाग है आयोडाइड वो लिख दिया, तो नाम हो गया है फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसी प्रकार जो नेक्स्ट दिख रहा है इसमें कार्बनिक समूह यहाँ फेनिल है, और फेनिल कितने हैं, 2 हैं, तो डाइफेनिल हो गया, और उसके बाद धातु परमाणु टिन, तो टिन हो गया, तो डाइफेनिल टिन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 कोष्टक में लिख दी। उसके बाद में यहाँ पे जो अकार्बनिक के रूप में यहाँ पे क्लोराइड है, तो क्लोराइड का नाम लिख दिया, संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल टिन क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूल है 3rd, सिलिकॉन, बोरॉन आदि तत्वों के कार्बधातुक यौगिक के नाम इनके हाइड्राइड के व्युत्पन्नों के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अर्थात यहाँ पे सिलिकॉन का जो हाइड्राइड है जिसे सिलेन के नाम से जाने जाते हैं, इसी प्रकार से बोरॉन का जो हाइड्राइड है बोरोन कहलाते हैं। तो इनके नाम है वो इनके व्युत्पन्नों के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे या सिलिकॉन के साथ में यहाँ 4 ये मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा टेंट्रा मेथिल सिलेन। यहाँ पे ये सिलिकॉन का हाइड्राइड को सिलेन कहते हैं, इसलिए नाम के पीछे सिलेन आ गया, एक ही शब्द में नाम हो जाएगा टेंट्रा मेथिल सिलेन। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है इसका नाम के अंदर मेथिल के कितने समूह, 2 हैं, तो डाइमेथिल हो जाएगा, डाइमेथिल, और साथ में दूसरा जुड़ा हुआ है क्लोरो, क्लोरो कितने हैं, तो डाइक्लोरो हो जाएगा, डाइमेथिल डाइक्लोरो सिलेन। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है इसमें 3 मेथिल समूह है, तो ट्राइमेथिल बोरेन। 4th रूल है मिश्रित धातु कार्बोनिल यौगिकों के नाम एक ही शब्द के रूप में लिखे जाते हैं, धातु कार्बोनिल, और वो भी कैसे, मिश्रित धातु कार्बोनिल, यानी कि धातु के साथ में कार्बोनिल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो साथ साथ में यहाँ पे ऑर्गेनिक जो ग्रुप है यानी कार्बनिक समूह है वो भी जुड़ा हुआ है। तो कार्बनिक समूह के रूप में यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल है और धातु कार्बोनिल है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। मैंगनीज और ट्राई कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल। 5th यहाँ पे रूल है इसका कि यदि कार्बनिक भाग में प्रतिस्थापित समूह हो तो नाम लिखते समय उनकी स्थिति की भी दर्शाई जाती है, प्रतिस्थापित समूह है तो उनकी स्थिति भी दर्शाई जाती है। जैसे फेनिल समूह की बेंजीन वलय में 2, 4, 6 स्थानों पर 3 ब्रोमीन प्रतिस्थापित है, इसलिए यहाँ पे इसका जो नामकरण है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि इसके नाम खुद के इसके नामकरण करते समय इसमें 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो यूज में लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी संख्या दर्शाने के लिए डाई का यूज में न लेकर के यहाँ मिस कर लेंगे। वही सेम रूल है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज में लिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी। तो बिस के बाद में वही डैश लग करके कोष्टक के अंदर यहाँ पे स्थिति को दर्शाएंगे 2, 4, 6 तीनों पर ट्राई ब्रोमो फेनिल और कोष्टक बंद हो जाएगा और बाद में जिंक धातु परमाणु का नाम लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि कार्बनिक जो समभाग है उसमें प्रतिस्थापी है तो उनकी संख्या को भी दर्शाया जाता है। संक्षिप्तीकरण के लिए कार्बनिक समूहों के लिए निम्नलिखित प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कुछ यहाँ पे संक्षिप्तीकरण के लिए यूज में लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे Me है तो ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो ये CH3 यानी मेथिल के लिए यूज में लिया जाता है। Et ये है तो एथिल के लिए यूज में लिया जाता है। PR जहां भी मिलेगा तो ये प्रोपिल के लिए यूज में लिया जाता है, प्रोपिल समूह के लिए।
Pr के ऊपर N लिखा हुआ है तो इसका मतलब N प्रोपिल है, I लिखा हुआ है तो आइसोप्रोपिल है। इसी प्रकार Bu है तो ब्यूटिल समूह के लिए यूज में लिया जाता है, N है तो यहाँ नॉर्मल ब्यूटेल समूह है, और S है तो सेकेंडरी ब्यूटिल समूह है, और T है तो यहाँ पे टर्शियरी यानी तृतीयक ब्यूटिल समूह है। PH है तो इसका मतलब फेनिल समूह है, R है तो एल्किल समूह है, और AR है तो एरिल समूह है। इस प्रकार से ये संक्षिप्तीकरण किया जाता है। यहाँ पे N, S और T है ये क्रमशः नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्शियरी को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रूल है 6। उपरोक्त उदाहरणों में कार्बनिक समूह का केवल एक ही कार्बन परमाणु धातु से बंध बनाता है। इतने जो भी उदाहरण थे उनके अंदर कार्बनिक समूह का जो है वो एक ही कार्बन है, वो धातु परमाणु के साथ में बंध बनाता है, इसलिए इन्हें मोनोहेप्टो यौगिक कहते हैं तथा इन्हें H1 या नीटा 1 से प्रकट करते हैं। यानी पे या 1 दिखा रहा है कितने यहाँ पे कार्बन परमाणु है वो धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। एक बना रहा है तो नीटा 1 के रूप में प्रकट करते हैं। जिन कार्बधात्विक यौगिकों में एक कार्बनिक समूह के एक से अधिक कार्बन धातु के साथ बंध बनाते हैं, यह बात है कि ऐसे कार्बधात्विक यौगिक हैं जिनमें कार्बनिक समूह जो है उस कार्बनिक समूह के एक से अधिक कार्बन परमाणु है वो धातु के साथ में बंध बनाते हैं, तो ऐसे कार्बधात्विक यौगिकों को पॉलीहेप्टो यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिकों के सूत्र में कार्बनिक समूह की हेप्टिसिटी पूर्व लग्न के रूप में दर्शाई जाती है। यहाँ पे उसकी हेप्टिसिटी है, इनके यौगिकों का जो सूत्र है उसमें हेप्टिसिटी को दर्शाया जाता है। यहाँ पे H के ऊपर यहाँ पे जितनी हेप्टिसिटी है उसको दर्शाया जाता है, यहाँ पे 2 है तो 2, या फिर नीटा के ऊपर 1 या 2 जितनी भी हेप्टिसिटी है उसको दर्शाया जाता है। जैसे हेप्टिसिटी किसी की 2 है, जैसे यहाँ पे ये जायसे लवण है, वही एथीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन जो दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे एथिल है एथीन, और एथीन का यहाँ पे 2 कार्बन है वो इस धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। यानी एक कार्बनिक समूह के 2 कार्बन परमाणु धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी है 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसके सूत्र के अंदर यहाँ पे नीटा 2 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एलिल मैंगनीज टेंट्रा कार्बोनिल जो दिख रहा है, यहाँ पे मैंगनीज का ये कार्बधातुक यौगिक है। मैंगनीज के साथ में यहाँ पर 4 तो कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पे एलिल समूह जुड़ा हुआ है, और एलिल समूह के 3 जो कार्बन है वो तीनों के तीनों कार्बन या मैंगनीज के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। इस एक कार्बनिक समूह के 3 कार्बन है वो धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये इसकी हेप्टिसिटी 3 हो जाएगी। इसलिए यहाँ नीटा 3 के रूप में सूत्र में लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हेप्टिसिटी 5 वाला उदाहरण है फेरोसिन। फेरोसिन के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अंदर 5 कार्बन है यहाँ पे, और पांचों के पांचों कार्बन है वो यहाँ पे आयरन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। यानी एक कार्बनिक समूह के 5 कार्बन धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी है वो 5 हो जाएगी, यानी कि नीटा के ऊपर 5 लिखेंगे। इस प्रकार सूत्र के अंदर इसकी हेप्टिसिटी 5 दर्शाई जाएगी। इसको फेरोसिन या फिर इसको कहते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। हेप्टिसिटी 6 वाला यौगिक जो है ये यहाँ पे बिस बेंजीन क्रोमियम 0 या क्रोमियम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, साथ में बेंजीन जुड़ी हुई है। बेंजीन के 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन यहाँ पे क्रोमियम के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी है वो 6 हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इनका नाम सूत्र लिखते समय इसकी हेप्टिसिटी को दर्शाया जाता है। तो ये तो यहाँ पे रूल 6 था। 7th रूल के अंदर कुछ कार्बधात्विक यौगिकों में कार्बनिक समूह 2 धातु परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। ऐसे कार्बधात्विक यौगिक हैं जहां कार्बनिक जो समूह है वो 2 धातु परमाणुओं के मध्य सेतु यानी ब्रिजिंग
का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ ये उदाहरण दे रखे हैं। जो एल्यूमिनियम का ये यौगिक है, कार्बधातुक यौगिक है, जहां पर कार्बनिक समूह है वो मेथिल है। इसी प्रकार ये बेरिलियम का यौगिक, इसमें भी मेथिल है, वो कार्बनिक समूह है। तो इन यौगिकों के नाम में सेतु समूह के नाम में पूर्व लग्न म्यू लगाया जाता है। सेतु समूह जो है उसका नामकरण करते समय उसके नाम से पहले पूर्व लग्न मतलब पहले क्या लगाया जाएगा? म्यू लगाया जाता है। और यदि बहुलकों के नाम से पूर्व, यानी ये पॉलीमर है जैसे ये वाला बेरिलियम का यौगिक, तो बहुलकों के नाम से पूर्व कैटिना, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन इसका मतलब है, इस कैटिना पूर्व लग्न को भी जोड़ दिया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे ये पहले वाला यौगिक जिसमें आप देख रहे हैं धातु परमाणु यहाँ पे एल्यूमिनियम और इसके बीच में ये मेथिल जो है वो सेतु का कार्य करता है। ये सेतु के रूप में कार्बनिक समूह मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो इन सेतु समूहों के नामकरण करने से पूर्व इनके म्यू दल लगाया जाएगा। तो है क्या सेतु कार्बनिक समूह? मेथिल है, तो मेथिल का नामकरण करने से पूर्व यहाँ पे म्यू लगाया जाता है। और कितने हैं इनकी संख्या दर्शाने के लिए यहाँ पे 2 हैं ये सेतु, तो सेतु कार्बनिक समूह है वो 2 होने की वजह से डाई आ गया और नाम इनका मेथिल है, तो इससे पूर्व म्यू लग जाएगा। और दूसरे वाले ये जो है मेथिल समूह ये यहाँ पे सेतु के रूप में नहीं है, ये तो टर्मिनल कार्बनिक समूह है, सिरे वाले कार्बनिक समूह है। तो इनका नाम कितने हैं? 4 है, तो इनके लिए टेंट्रा मेथिल डाई एल्यूमिनियम यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार ये जो बहुलक और ये जो बेरिलियम का बहुलक है, यहाँ पे बेरिलियम धातु परमाणु से सेतु लिगेंड के रूप में यहाँ पे कार्बनिक जो समूह है सेतु वो यहाँ पे मेथिल है, तो 2 मेथिल इधर जुड़े हुए, 2 यहाँ पे जुड़ते रहेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे कोष्टक के अंदर एन लगा दिया, मतलब इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। यहाँ पे मेथिल समूह, फिर बेरिलियम, फिर मेथिल, इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। बहुलक है इसलिए इसमें कैटिना का यूज में लिया जाएगा। पूर्व लग्न के रूप में कैटिना आ गया। उसके बाद में अब इस सेतु कार्बनिक समूह की नामकरण करेंगे। इसका नामकरण करने से पूर्व इनकी संख्या दर्शाई जाती है, कितने हैं? तो 2 हैं, तो डाई। और उसके बाद में इनका नाम लिखते समय मेथिल है, मेथिल के नाम से पूर्व म्यू लगा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में धातु परमाणु का नाम यानी बेरिलियम। इस प्रकार से यहाँ पे ये नामकरण किया जाता है। ये नामकरण के कुछ रूल थे IUPAC के द्वारा दिए गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों के लिए। इसके साथ ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की डेफिनेशन और उनका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।